दीपक साहब दवाओं की फैक्ट्री में मैनेजर थे। एक दिन उनके बड़े भाई कहने लगे, मेरे बेटे बेरोज़गार हैं, उन्हें फैक्ट्री में लगवा दो। तो दीपक साहब ने उन्हें भी लगवा दिया। लेकिन भतीजों ने वहाँ से महंगी दवाइयाँ चोरी करके बाहर बेचनी शुरू कर दी। तो फैक्ट्री वालों को पता चल गया तो भतीजों ने सारा इल्ज़ाम अपने चाचा पर लगा दिया। तो बड़े भाई ने भी दीपक साहब को बहुत गालियाँ दी कि मेरे बच्चों से गलत काम करवाते रहे हो। और फिर दीपक साहब को जेल हो गई और भाई भतीजे ने पीछे से उनकी हर चीज़ पर कब्जा कर लिया। 5 साल बाद दीपक साहब जेल से सीधे भाई के घर गए तो उनकी आत्मा कांप गई। वहां पर भगवान ने दीपक साहब फैक्ट्री से वापस घर आए तो उनके भाई पहले से ही घर में मौजूद थे और उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दीपक साहब ने अपने बड़े भाई को देखते ही उन्हें नमस्ते किया और उनसे गले में लग कर मिले। वो आज काफ़ी दिनों बाद दीपक साहब से मिलने आए थे। हालांकि वो दोनों एक ही शहर में रहते थे, मगर फिर भी व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी कि कभी कभार ही मिलना होता था। दीपक साहब ने अपने भाई सुदीप साहब से खैरियत पूछी तो सुदीप साहब कहने लगे कि क्या बताऊं दीपक, मैं अपने बेटों की वजह से बहुत परेशान रहता हूं। डिग्रियां लेकर ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं, कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही। जगह जगह की धूल छानी है, ना कोई सरकारी नौकरी मिल रही है और ना ही कोई प्राइवेट। बेरोजगारी हद तक बढ़ गई है, मगर सरकार को कुछ ख्याल ही नहीं कि नौकरियां ही दे दें। बच्चे पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं और डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। मेरे दोनों बेटों ने ही अपना मास्टर कंप्लीट कर लिया है। मैं तो उनसे कहता हूँ कि कहीं भी नौकरी मिल जाए बस कर लो, क्योंकि घर के हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। सारा खर्चा तो उनकी पढ़ाई पर हो गया और मेरी भी इतनी आमदनी नहीं है। एक दुकान ही तो है, आखिर खर्चे कहाँ कहाँ से पूरे करूँ। सुदीप अपने छोटे भाई दीपक से अपनी परेशानियाँ बता रहे थे और दीपक साहब के चेहरे पर बड़ी परेशानी बढ़ती जा रही थी। कहने लगे, आप परेशान क्यों होते हैं भाई साहब, सबका यही हाल है। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, वो नौकरियां कहाँ से दे, और प्राइवेट कंपनीज भी खचाखच भरी पड़ी हैं एम्प्लॉयज़ से। मगर आप हिम्मत ना हारें, भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। दीपक साहब ने अपने बड़े भाई को तसल्ली दी, जिस पर सुधीर साहब ने कहा, तुम जिस फैक्ट्री में काम करते हो इतना समय गुजर चुका है दवाइयाँ बेचते हुए और तुम तो मैनेजर हो, और मैनेजर तो अच्छी खासी पोस्ट होती है। तुम चाहो तो मेरे बेटों को अपनी ही फैक्ट्री में लगवा दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूँगा। सुदीप साहब बड़ी उम्मीद से दीपक से कहने लगे, जिस पर दीपक साहब थोड़ी देर के लिए चुप से हो गए, क्योंकि उनके बड़े भाई बड़े समय बाद उनसे कोई फेवर मांग रहे थे और वो भी बड़े मान से शायद अपने छोटे भाई के पास आए थे। दीपक साहब कुछ देर सोचकर बोले कि जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि प्राइवेट कंपनियां भी खचाखच काम करने वालों से भरी हुई हैं, और आपको तो पता है कि मैंने आज तक कभी किसी की सिफारिश नहीं की और ना ही मैं सिफारिश करने पर यकीन रखता हूँ। मैं खुद भी अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर इस पोस्ट तक पहुँचा हूँ और मैं आपके बेटों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि वो भी आपकी बहुत ही अच्छी जगह पर लग जाएं। दीपक साहब की बात सुनकर सुदीप साहब थोड़े से उदास हुए। कहने लगे, क्या बात करते हो भाई, मैं तो बड़ी उम्मीद और यकीन के साथ तुम्हारी चौखट पर आया हूँ, और तुम्हें तो पता है कि डिग्रियां चाहे जितनी भी हों आजकल सिफारिशों के बगैर नौकरी नहीं मिलती। मेरे बेटे भगवान की दया से बड़े काबिल हैं, तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस तुम थोड़ी सी सिफारिश कर दो तो मेहरबानी होगी, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुदीप साहब सोफे से उठकर दीपक साहब के बिल्कुल पास आ गए, उनके हाथ पकड़ लिए जैसे वो यहाँ से खाली हाथ बिल्कुल भी लौटना नहीं चाहते थे और दीपक साहब को मनाकर ही दम लेना चाहते थे। दीपक साहब कहने लगे, क्यों शर्मिंदा करते हैं भाई, आपको पता है कि मैं आपकी कितनी इज्जत और आपसे कितना प्यार करता हूँ। बार बार आप यूँ मिन्नतें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि रचित और अक्षय को फैक्ट्री में लगवा दूँ। मैं भी जानता हूँ कि बच्चे बहुत मेहनती हैं और उनका काम बन जाएगा। आप परेशान क्यों होते हैं। दीपक साहब ने सुदीप साहब को उम्मीद दिलाई और यही उम्मीद तो सुदीप साहब उनसे लेना चाहते थे। उनके तो कंधों पर जैसे कितना बोझ उतर गया था, उनके दोनों बेटों को नौकरी मिल जाए, उन्हें और क्या चाहिए था। दीपक साहब कहने लगे कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके बेटे मेरे बेटे जैसे हैं। सुदीप साहब बहुत खुश हो गए और दीपक साहब को गले से लगा लिया। दीपक साहब ने उन्हें चाय पानी का पूछा तो कहने लगे कि आज तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ, मेरी तो भूख ही उड़ गई है, अब जल्दी से खुशखबरी सुना देना। ये कहने के साथ ही सुदीप साहब ने जाने की अनुमति मांगी और चले गए। दीपक साहब सोच में पड़ गए थे, क्योंकि वो सुदीप साहब को ऐसे खाली हाथ अपने घर से नहीं भेज सकते थे। आखिर भाइयों को भाइयों पर मान होता है और विश्वास होता है, वो इस मान को कैसे तोड़ सकते थे। मगर ये भी सच था कि उन्होंने आज तक किसी की सिफारिश पर उनको भर्ती नहीं किया था। हालांकि वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि वो एक दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्री में मैनेजर थे और बहुत सालों से वहाँ काम कर रहे थे। फैक्ट्री के मालिक को उन पर बहुत भरोसा था और उनका भरोसा दीपक साहब ने जीता हुआ था। इसलिए वो अगले दिन रचित और अक्षय के लिए वहाँ पर बात कर चुके थे। फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स दीपक साहब को शिकायत थी
क्योंकि दीपक साहब को लगता था वो 2 नंबरी कर रहे हैं, इसलिए उन वर्कर्स को बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि सुधर जाओ वरना जॉब से हाथ धो बैठोगे, मगर वो फिर भी डंडी मार लेते थे। आखिरकार उन्हें जॉब से निकाल दिया गया और उनकी जगह पर रचित और अक्षय को रख लिया गया। फैक्ट्री के मालिक को क्योंकि दीपक साहब पर भरोसा था, इसलिए उसने यही सोचकर उन्हें नौकरी दे दी कि वो भी अच्छा काम करेंगे, 2 नंबरी नहीं करेंगे, और दीपक साहब भी काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थे। इस तरह रचित और अक्षय फैक्ट्री में काम करने लगे। सुदीप साहब भी दीपक साहब के बड़े एहसानमंद थे क्योंकि दीपक साहब ने उनके बेटों को जॉब दिलवाई थी। दीपक साहब भी रचित और अक्षय की तरफ से पूरी तौर पर निश्चिंत थे क्योंकि वो आखिर उनके भतीजे थे, भला उनसे 2 नंबरी कैसे कर सकते थे। और यहीं पर दीपक साहब गलत थे क्योंकि अक्सर आस्तीन के सांप ही इस इंसान को डस लेते हैं। वो भी दीपक साहब के लिए आस्तीन के सांप साबित हुए थे और उन्होंने धीरे धीरे फैक्ट्री में अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने 4-5 महीने सबका भरोसा जीता और कभी भी कोई 2 नंबरी वाला काम नहीं किया, मगर कहते हैं कि ईमानदारी से बस इंसान का पेट भर सकता है, और जब बेईमानी की हवा एक बार इंसान को लग जाती है तो थोड़े में उसका गुजारा नहीं होता। रचित और अक्षय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने जब दवाइयों के काम को अच्छी तरह से समझ लिया और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असली दवाइयाँ होती हैं जो कि बनाई जाती हैं और फिर बेची भी जाती हैं। कई फार्मेसीज़ और दवाइयों की कंपनियाँ इसी फैक्ट्री से अपनी दवाई खरीदती थी। रचित और अक्षय बारीकी से इस काम का जायज़ा लेने लगे और सोचने लगे कि आखिर 2 नंबरी कहाँ से की जाए, और जब इंसान खुद ही 2 नंबर हो तो उसे 2 नंबर बंदे भी मिल जाते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी थीं जो कि रचित और अक्षय से डायरेक्ट डील करने लगीं क्योंकि फैक्ट्री से उन्हें भी महंगे दामों पर दवाइयां मिलती थीं, और रचित और अक्षय ने उन्हें यकीन दिलाया कि आप हमसे दवाइयाँ लें, हम आपको डिस्काउंट पर मेडिसिन देंगे। रचित और अक्षय दवाइयों की पैकिंग के दौरान बहुत सारी दवाइयाँ इधर उधर खिसका देते थे और वही दवाइयाँ उन कंपनियों को बेचते थे जो डायरेक्ट रचित और अक्षय से कांटेक्ट करती थीं। इस तरह इस 2 नंबर काम की शुरुआत हुई और रचित और अक्षय को सैलरी के अलावा भी अच्छा खासा पैसा बचने लगा क्योंकि चाहे वो उन कंपनीज़ को डिस्काउंट पर और सस्ते दामों में मेडिसिन बेचते थे, मगर फिर भी उनसे इतने पैसे बन जाते थे कि वो रातों रात अमीर हो रहे थे क्योंकि वो फैक्ट्री से दवाइयाँ चोरी करने लगे थे और बेचने लगे थे। दीपक साहब को तो रचित और अक्षय पर पूरा भरोसा था और वो आंखें बंद करके उन पर विश्वास रखते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो हमेशा ही दीपक साहब के एहसान तले दबे हुए हैं और कभी भी कोई 2 नंबरी नहीं कर सकते। मगर फैक्ट्री वालों को धीरे धीरे मालूम होने लगा कि यहाँ पर 2 नंबर का काम हो रहा है और गबन किया जा रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में तो रचित और अक्षय थोड़ी बहुत ही दवाइयाँ आगे पीछे करते थे और कम पैसे कमाते थे, मगर धीरे धीरे उनका लालच बढ़ने लगा और ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में ज़्यादा गबन भी करने लगे। दीपक साहब जो कि फैक्ट्री के मैनेजर थे, इसलिए उनकी नज़रों में ये बात गुजरी कि कोई दवाइयाँ चोरी कर रहा है, मगर अभी तक मुजरिम का पता नहीं चल रहा था, इसलिए वो खुफिया तरीके से छानबीन में लगे हुए थे। मगर इससे पहले ही फैक्ट्री के मालिक को पता चल गया कि कौन गबन कर रहा है, क्योंकि रचित और अक्षय काफ़ी समय से ये काम कर रहे थे, इसलिए फैक्ट्री में नुकसान में जा रही थी। आखिरकार फैक्ट्री के मालिक ने रचित और अक्षय का सुराग लगा लिया कि ये काम इन्हीं दोनों का है, और दीपक साहब ने जब ये बात सुनी तो शॉक्ड रह गए। उन्हें तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि रचित और अक्षय ऐसा भी कर सकते हैं। मालिक ने पुलिस वालों को बुलाया और इंक्वायरी शुरू हो गई। रचित और अक्षय की तो जान पर बन आई थी, क्योंकि चाहे वो जितना भी अपनी तरफ से स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, मगर थे तो इस काम में नए नए, इसलिए जल्द ही पकड़े गए थे। मगर उन्होंने पुलिस को देखते ही सारा जुर्म दीपक साहब के सर पर डाल दिया। कहने लगे कि हम दीपक साहब के कहने पर यह सब कुछ करते रहे हैं, क्योंकि दीपक साहब ने हमें नौकरी पर इसलिए रखवाया था कि हम तीनों मिलकर इस फैक्ट्री को धीरे धीरे लूट लें और फैक्ट्री इनका इतनी नुकसान में चली जाए कि फैक्ट्री के मालिक को फैक्ट्री को बेचना पड़े और दीपक साहब इस फैक्ट्री को खरीद कर असली मालिक बन जाएं। उन्होंने ऐसी कहानी गढ़ी कि पुलिस वाले और फैक्ट्री के मालिक बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। फैक्ट्री का मालिक, जो कि दीपक साहब पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था और यकीन करता था, एकदम से उसकी आंखों में शक उतर आया और दीपक साहब फैक्ट्री के मालिक को तसल्ली देने लगे। कहने लगे कि मैंने आज तक आपसे 1 रुपये की हेरा फेरी नहीं की और ये दोनों, इनकी असलियत तो मैं भी नहीं जान पाया था, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने बड़ी मिन्नत की थी कि उनके दोनों बेटों को नौकरी पर रखवा दो और मेरे लिए तो ये दोनों ही भरोसे वाले थे, मगर मुझे क्या पता था कि मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। भगवान के लिए मेरा विश्वास करें, मैंने आज तक आपके साथ 2 नंबरी नहीं की। मैं भगवान की सौगंध खाकर कह रहा हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ। मगर फैक्ट्री का मालिक रचित और अक्षय की गढ़ी हुई कहानी पर यकीन करने लगा और इस तरह रचित और अक्षय दीपक साहब को पुलिस पकड़ कर ले गई।
जब सुदीप साहब को इस बात की भनक पड़ी तो वो बवाल मचाने लगे। कहने लगे कि बड़ा एहसान किया था दीपक तुमने मुझ पर, मेरे बेटे को ही जेल में भिजवा दिया और खुद भी जेल में सजा भुगत रहे हैं। आखिर इन बच्चों का क्या कसूर था? तुमने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे? मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे कोई दुश्मनी निकालोगे और मेरे जवान बेटों को जेल में अपने साथ ले बैठोगे। दीपक साहब ने अपने भाई को भी यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो अपनी तरफ से पुण्य किया था जो कि मेरे गले पड़ गया, क्योंकि ये दोनों मेरे भतीजे थे और मैंने बड़े मान और भरोसे से आपकी बात मानकर इनको नौकरी पर रखवाया था। मगर इन दोनों ने तो मुझे ही डस लिया। दीपक साहब की बात पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि इन सब के पीछे दीपक साहब का ही हाथ है, क्योंकि वो फैक्ट्री के मैनेजर थे, उन्हें हर चीज़ के बारे में अच्छे से पता था। रचित और अक्षय तो अभी नए नए थे, उन्हें भला क्या पता कि गबन कैसे किया जाता है और बड़ी बड़ी कंपनी से कांटेक्ट करके उन्हें दवाइयाँ कैसे बेचनी हैं। ये सब कुछ तो दीपक साहब को ही मालूम था। इस तरह रचित और अक्षय को तो जल्दी जेल से रिहाई मिल गई, क्योंकि उनसे ये सब करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि दीपक साहब ही थे। इसलिए दीपक साहब को 5 साल की सज़ा मिल गई। दीपक साहब तो सर पकड़कर बैठ गए थे। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे, गिड़गिड़ाते थे कि मैंने आज तक 1 रुपये की भी हेराफेरी नहीं की। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी पकड़ हो जाए और वो दोनों छूट जाएं जिनका ये सारा किया धरा है। मगर दीपक साहब की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत और कमाई हुई इज्जत खाक में मिल गई थी। ये सिला मिला था उन्हें ईमानदारी से कमाने का और अपने मालिक से वफादारी करने का। उसी मालिक ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया था और उन लड़कों की गढ़ी हुई कहानी पर फ़ौरन यकीन कर लिया था, जिनको वो जानते तक नहीं थे। दीपक साहब को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा था। उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी सफाई पेश करने की, मगर उन्हें 5 साल की सज़ा मिल चुकी थी और उन्हें 5 साल तक जेल में ही रहना था। उनकी नौकरी भी चली गई थी और इतने सालों की कमाई हुई इज्जत भी खाक में मिल गई थी। वो दिन रात भगवान के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते थे और रोते रहते थे कि एक ऐसी परीक्षा है जिसमें मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। इन 5 सालों में सुदीप साहब एक बार भी दीपक साहब से मिलने नहीं आए थे। हालांकि वो उनके सगे भाई थे, उनका रिश्ता था, मगर खून को सफ़ेद होते हुए देर नहीं लगती। दीपक साहब को पता चला कि धीरे धीरे उनकी सारी प्रॉपर्टी और घर भी उनके भतीजे और भाई का कब्जा हो चुका है और वो बड़े ऐशो आराम से उस घर में रह रहे हैं और दीपक साहब की प्रॉपर्टी पर भी सारा कब्जा उनका है। दीपक साहब ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते थे, मगर वो मजबूर थे, कुछ कर नहीं सकते थे। जेल की सलाखों के पीछे बस वो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते थे कि मुजरिमों को सख्त सज़ा दी जाए और बेगुनाह को छोड़ दिया जाए। मगर शायद अभी तक उनका बुरा समय ही चल रहा था, इसलिए कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही थी। समय ऐसे ही गुजरता गया और दीपक साहब अपने दुख में घुलते रहे। वो अपने वकील से बार बार इस बात का जिक्र करते थे कि मैं निर्दोष हूँ, मगर वकील को कोई भी ठोस सबूत उनकी बेगुनाही का नहीं मिल पाया था, इसलिए वो उनकी सज़ा कम नहीं करवा सकता था। और दीपक साहब 5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे सिसकते रहे, तड़पते रहे। उन्होंने जो नेकी और भलाई अपने भतीजे और अपने बड़े भाई से की थी, वो उनके गले की हड्डी बन चुकी थी। आखिर 5 साल बाद जब रिहा होकर दीपक साहब बाहर निकले तो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और पतले हो गए थे। एक तो गम ने उनको खा लिया था, दूसरी सारी ज़िंदगी की मेहनत और कमाई भतीजे और उनका बाप खा गया था और वो उस पर ऐश कर रहे थे, और एक नौकरी थी जिससे वो निकाले जा चुके थे। आखिर वो जाते तो जाते कहाँ, ऊपर से जेल का खाना खा खा कर उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी। वो उम्र से पहले ही बहुत बूढ़े लगने लगे थे। उनके पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो रिक्शे का किराया देकर अपने घर पहुंच सकते। वो घर भी शायद अब उनका न रहा था, मगर वो जाते तो जाते कहाँ। आखिर इसलिए लाचार होकर अपने घर चले गए, मगर घर के सामने जाकर जब घर के गेट को देखा तो उनके सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। एक तो वो पहले ही कमज़ोर थे, ऊपर से घर के गेट के ऊपर मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगा देखकर जैसे वो अपने कदमों पर दोबारा खड़े नहीं हो पाए। उन्हें एकदम से चक्कर आ गया और वो लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़े। काश कि ये दिन देखने से पहले ही वो इस दुनिया से चले जाते कि उनका सगा भाई उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करेगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक वहाँ से जाते हुए एक आदमी ने उन्हें जैसे ही पकड़कर ऊपर उठाया तो जैसे शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो दीपक साहब का पड़ोसी था और उन्होंने दीपक साहब को पहचान लिया था। दीपक साहब कहने लगे कि रवीश, तुम रवीश हो ना, मेरे पड़ोसी। रवीश कहने लगा, दीपक साहब आपकी ये क्या हालत हो गई है, आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं, आप उठिए, मेरे घर चलिए। रवीश उन्हें अपने घर लेके आया और पानी पिलाया। दीपक साहब ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। कहा, मेरे सगे भाई ने मेरे साथ सब कुछ किया है, मेरी नौकरी भी चली गई और इज्जत भी चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिस घर को मैं अपना समझता था उस घर के सामने बिकाऊ का बोर्ड लगा हुआ है, उन्होंने मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया है
और मेरी प्रॉपर्टी पर भी, और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है कि मैं उन पर केस कर सकूं और अपने हक के लिए लड़ सकूं। रवीश कहने लगा, दीपक साहब, मैंने आपको हमेशा अपना बड़ा भाई समझा है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपको जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी मैं आपको पैसे दूंगा। आप पहले अपने भाई के घर जाइए और उनसे अपनी जायदाद और घर की मांग कीजिए। अगर वो सीधी तरह नहीं मानते तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और मैं आपके साथ लड़ूंगा और आपकी हर चीज़ आपको दिलवाऊंगा। रवीश की बात सुनकर दीपक साहब की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि गैर होकर वो इतना अपना निकला था और एक सुदीप सगा भाई होकर इस कदर घटिया और चोर निकला था। दीपक साहब लंगड़ाते हुए कदमों से अपने भाई के घर गए। जैसे ही वो उसके घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा एक छोटे से बच्चे ने खोला था। दीपक ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि क्या सुदीप साहब अंदर हैं? तो बच्चा कहने लगा कि जी दादाजी अंदर हैं। दीपक साहब जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें भगवान की लाठी पर जैसे यकीन सा गया। उन्हें तो लगता था कि सुदीप और उसके बेटे दीपक साहब के पैसों पर ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे, मगर भगवान की लाठी भी आवाज़ होती है, क्योंकि भगवान चोरी और धोखे से पैसे बटोरने वालों को दुनिया में भी सज़ा देता है और नरक में भी उनके लिए दर्दनाक सज़ा होती है। दीपक साहब ने जैसे ही सामने का दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए और वो ज़मीन पर बैठ गए थे। तो सुदीप साहब का चेहरा एक तरफ को लुढ़का हुआ था और वो मुंह से झाग भी निकल रहा था। उनके हाथ पैर मुड़े हुए थे। उस छोटे बच्चे ने कहा कि दादाजी की हालत 2 साल से ऐसी है। दादाजी तो कपड़ों के अंदर ही सुसु भी कर लेते हैं। वो बच्चा उनका मजाक उड़ा रहा था और हंसकर लोटपोट हो रहा था। दीपक साहब को तो ये दृश्य देखकर खुश होना चाहिए था, मगर वो एकदम रोने लगे और पैरों के बल बैठ गए। यकीनन भगवान की पकड़ बड़ी सख्त होती है। जब वो किसी को पकड़ता है तो फिर दुनिया के लिए एक मिसाल बना देता है। रचित और अक्षय की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने जो भी गलत तरीके से पैसे कमाए थे वो सब अपनी अय्याशियों में उड़ा दिए और अब हालत ऐसी थी कि घर में कुछ न बचा था। इसलिए उन्होंने दीपक का मकान भी बेचने के लिए दे दिया था, मगर वो दीपक के नाम था, इसलिए कोई नहीं ले रहा था। सुदीप ने जैसे ही दीपक को देखा तो उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। उनमें इतनी ताकत न थी कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकते। दीपक साहब घुटनों के बल बैठ अपने भाई के पास सामने बैठ गए और कहा कि मुझे बर्बाद करके भाई साहब आप खुद कैसे आबाद रह सकते थे, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वो पापियों को और धोखे देने वालों को ऐसे ही पकड़ता है। मुझे तो लगता था शायद मेरी ज़िंदगी भर की इज्जत बर्बाद हो गई, मगर मैं गलत था, क्योंकि मेरी लोग आज भी इज्जत करते हैं और आपको आपके बेटे तक नहीं पूछते। ये कहकर दीपक साहब वहाँ से चले गए और उनके बेटों पर केस करके अपना घर, सारी प्रॉपर्टी भी उनसे ले ली। अब तो वो बिल्कुल सड़क पर आ गए थे। एक बार दीपक साहब अपने घर में बैठे थे कि फैक्ट्री का मालिक आ गया और दीपक साहब के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं उस समय आपके भतीजों की कहानी पर यकीन कर बैठा और आपकी सच्चाई और ईमानदारी को भुला दिया। मैं आपको आपकी नौकरी दोबारा ऑफ़र करता हूँ। आप कल से ही फैक्ट्री ज्वाइन कर ले प्लीज़, क्योंकि आप जैसा सच्चा और खरा इंसान ही मुझे चाहिए। और दीपक साहब ने उन्हें माफ़ कर दिया और दोबारा से फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।